तो रितेश पांडे को क्या ज़रूरत पड़ी कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे गाने की, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चपक के लेता हूँ, ये सब गाना गाने की ज़रूरत क्या थी? लौंडिया लंदन से लाने की बात करने वाले रितेश पांडे आज किस मुंह से स्कूल और बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं? क्या ये बात सत्य है कि रितेश पांडे बीजेपी से टिकट चाहते थे, नहीं मिला तब जनसुराज पवन सिंह, और हो सकता है स्टार प्रचारक बन के आप ही के खिलाफ प्रचार करने आए, तो क्या तब क्या स्थिति होगी? एक टसल देखने को मिलेगा रितेश पांडे और पवन सिंह का। ओ अब बिहार में सुधार होई हो, सबके रोजी रोजगार होई हो, सारा युवा के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए। बिहार की सबसे चर्चित विधानसभाओं में से एक रोहतास जिले की करघर विधानसभा, वो विधानसभा जो पिछले दफे कांग्रेस ने जीती, लेकिन इस बार चर्चा में इसलिए आई क्योंकि प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार कहे जा रहे हैं, उनका घर, उनका गांव इसी इसी करघर विधानसभा में, और सबसे पहले चर्चा थी कि वो इसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। उनकी पार्टी से भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रसिद्ध गायक अभिनेता रितेश पांडे को टिकट दिया गया, और रितेश पांडे इस बार मैदान में जनसुराज से। लेकिन क्या ये चुनाव उनके लिए आसान है? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, राह कैसी है, लड़ाई किससे होगी, तमाम मुद्दों पर बात होगी। रितेश हमारे साथ हैं और ये न्यूज पिंच का पहला इंटरव्यू है रितेश आपके साथ। आप गायक रहे, अभिनेता रहे, और आपको तमाम तरीके के लोग मिल रहे होंगे इस चुनाव में। काफी बदलाव नजर आ रहा होगा उस इंडस्ट्री से ये इंडस्ट्री, ये डेमोक्रेसी की इंडस्ट्री है। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, क्योंकि न्यूज़ पिंच का पहला इंटरव्यू है, वो भी हमारे साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ बिल्कुल, बदलाव तो है। वो इंडस्ट्री एक अलग है, ये इंडस्ट्री एक अलग है, इंडस्ट्री कह सकते हैं। लेकिन समानता ये है कि उसमें भी लोगों के बीच में रहना है, लोगों के भरोसे रहना है, इसमें भी लोगों के बीच रहना है, लोगों के ही भरोसे रहना है। तो ये समानता है, लोगों का प्यार उसमें भी मिलता है। आज भी हम गली गली गांव गांव घूम रहे हैं, लगभग हमने 150 गांव घूम लिया है, डोर टू डोर अपने विधानसभा के। तो लोगों का प्यार इसमें भी मिल रहा है, आनंद आ रहा है। देखिए, आप चूंकि सिंगर रहे, मैं थोड़ा सा, और जो बाहर के दर्शक हैं वो आपके बारे में, सिंगर हैं आप, आपने भी जनसुराज के लिए गाना भी गाया, हम उस गाने की भी चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरव्यू का चरण आगे बढ़ता जाएगा, कठिन सवाल आपकी तरफ आते जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रहने वाले यही रोहतास के हैं? हाँ, मेरा जन्म स्थान करघर ही है। करघर है। तो आप शुरू कहाँ से, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे? किसान परिवार में पिताजी एजुकेटेड थे, बीएड वगैरह किया था, उनका टीचर का नौकरी भी लगने वाला था, लेकिन किसी कारणवश लगा नहीं, तो उन लोगों केस लड़ रहे थे। उस दौरान किसान परिवार में आप समझ ही रहे हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो क्या हुआ कि पिताजी हमको, मैं बहुत छोटा था, तो हमें लेके वो बनारस चले गए। वहीं पे एक स्कूल था, संत सच्चिदानंद कॉन्वेंट स्कूल, उसी में पढ़ाते थे वो, और मैं भी उसी में पढ़ता था। तो उस समय 800 रुपये के करीब में उन्हें हर महीने तनख्वाह मिलती थी। तो वहाँ पे भी हमारे एक मामा थे, बड़े पापा के जो साले साहब थे, जो मामा थे, उन्हीं के साथ रहते थे हम लोग एक ही रूम में। तो जो पैसे बचते थे तो वो घर पे आता था खर्च बर्च के लिए। फिर पापा पढ़ाने में बहुत अच्छे थे, तो उन्हें ट्यूशन वगैरह मिला, तो थोड़ा इनकम बढ़ा, तो फिर पूरे परिवार को वो लेके बनारस गए। फिर बाद में वो लोग केस लड़ रहे थे, तो बाद में उन लोगों का विक्ट्री हुआ, पापा का जो संगठन का। तो लास्ट में 2 साल की नौकरी उन्हें मिली, उन्होंने लास्ट में 2 साल नौकरी की। और आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की? इंडस्ट्री में मैं 12th कर रहा था, गाने का शौक तो शुरू से था, पता नहीं ईश्वर की कृपा से, क्योंकि दूर दूर तक हमारे परिवार खानदान में कोई गायक अभिनेता है नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे था, कुछ था। तो मेरे दोस्त कहते थे कि भाई तुम गाओ गाओ। तो मैंने इंटर पास किया, तो लोगों घर वालों का ये था कि भाई बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो तुम जाके तैयारी करो पीएमटी वगैरह की। बट हमें था कि भाई मैं गाऊंगा। तो
बहुत घर में ये हुआ कि नहीं मत गाओ, फिर लास्ट में आके हुआ कि ठीक है गाओ, इस क्षेत्र में जाओ। तो फिर हमने सोचा कि बीम्यूज़ कर लें, तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, तो फेल हो गए। तो सोने पे ऐसा हो गया कि गरीबी में आटा गील वाली स्थिति, एक तो सब लोग खिलाफ थे, ऊपर से मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो फेल हो गए। तो फिर उसके बाद मैंने हार नहीं माना, 1 साल और तैयारी किया एंट्रेंस एग्ज़ाम का, से नेक्स्ट ईयर मैंने दिया और पास हो गया। फिर मैंने बीम्यूज़ में एडमिशन लिया। बीम्यूज़ में जब क्लासिकल हम सीखने लगे तो बीच में ही, अब हमें गाना तो भोजपुरी था, तो बीच में ही प्रयास करने लगे हम एल्बम वगैरह का। तो परिवार उतना आर्थिक स्थिति में मजबूत था नहीं कि हमें पैसे दे सके एल्बम वगैरह निकालने के लिए। तो पहली बार जब एल्बम निकला तो एक रिश्तेदार हमारे हैं संतोष भैया, उन्होंने मदद किया। तो 4-4 गाने करके, एक सुधीर यादव संगम जी हैं, तो 4 गाना मेरा, 4 गाना उनका। पहले कैसेट का ज़माना था, 8 गाने का कैसेट आता था सीडी का। तो 4 गाना मेरा, 4 गाना उनका आया, मगर उसका कुछ रिस्पांस मिला नहीं, तो वो भी पैसा डूब गया। और मैं अपना जेब खर्च चलाने के लिए सर, मैं जो उस समय नई यूनिनॉर की कंपनी आई थी, तो दोनों तरफ तख्ती लटका के, इधर यूनिनॉर लिखा हुआ, इधर यूनिनॉर लिखा हुआ, और दाल मंडी, एक नई सड़क दाल मंडी बोलते हैं बनारस में एक जगह है, उसमें घूम घूम के मैं पर्चियाँ बांटा, तो कुछ पैसे मिलते थे। कुछ दिन ऐसा एक जो थे लड़के थे, उनसे मेरा संपर्क था, जो 1 दिन 2 दिन का काम दिलाते थे। तो फिर कुछ दिन वो किया, कुछ दिन जो डीजे का फ्लोर वगैरह होता है, और डीजे का फ्लोर उठा के गाड़ी पे लादना, फिर ले जाके शादी जहाँ है वहाँ पे उतारना, वहाँ सेट करना। उसके बाद से जब ख़त्म हो जाए तो वो फ्लोर उठा के फिर गाड़ी पे लादना, और फिर जो जिसका डीजे जो मालिक होता था उसके घर पे उतारना। 100-125 रुपये मिलते थे। हाँ, ये था कि भोजन अच्छा मिलता था शादियों में, जहाँ जाते थे भोजन वगैरह अच्छा मिलता था। इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर ईश्वर की कृपा से एक गाना मेरा था, रच रच के हम बनौनी माटी के मूर्तिया, मदेवी गीत था माई का भजन। वो थोड़ा हमारे इस क्षेत्र में, रोहतास में, वो हम लोगों ने मेहनत किया। जब वो गाना आया था तो हर जगह जा के उस गाने को पहुंचाया, तो थोड़ा वो चला। तो हम लोगों ने उस गाने को पेन ड्राइव में लिया, और हर जगह जितने भी डाउनलोड, पहले तो चिप वाले सिस्टम था, तो उसमें डाउनलोडिंग सेंटर्स पे हर जगह ले जाके दिए गाने को, खुद से ले जाके दिए। भैया हमारा कोई आएगा डलवाने तो ये गाना डाल देना। सीडी में अगर कोई जैसे हम लोग जाते थे सीडी में गाना डलवाना, नहीं, मोबाइल में डलवाते थे। अच्छा, मोबाइल चिप वाला, हाँ, जो लगती थी चिप। हाँ, तो वो गाना चलने लगा, गाना बहुत बजने लगा, लेकिन उसको कुछ लोगों ने उठा के गा दिया सेम टू सेम, जैसे वो कंपनी से रिलेटेड ही, उनको तो कंपनी ने ही गवाया था, बट मैं बबलू सवरिया गा दिए उसको, एक पुष्पा राणा गा दी, और खेसारी लाल यादव जी ने एक फिल्म में उसको गा दिया गाने को। तो वो गाना, जैसे कि अब गाना तो चल रहा था लेकिन मेरा नाम नहीं हुआ उस गाने से, बट तो बहुत उदासी हुई। लेकिन फिर हमारे जीवन में आया जाए चंदा। उसी कैसेट के बाद जाए चंदा हम लोगों ने पूरा का पूरा एल्बम 7 गाने का सिर्फ और सिर्फ सैड सॉन्ग का बनाया। उसमें जाए चंदा 6वें नंबर पे था, 5 गाने उसके ऊपर और 1 गाना और था। तो मगर जाए चंदा को लोगों ने इतना पसंद किया, उसके बाद मुंबई से फ़ोन आया, तो मुंबई चले गए। उसके पहले एक बार मुंबई जा चुके थे, लेकिन उसके बाद फिल्म करने के लिए फ़ोन आया जाए चंदा के बाद, तो मुंबई चले गए। फिर पहली फिल्म किया वर्मा बिहार वाला 2, उसमें 3rd लीड में थे हम। उसके बाद ट्रक ड्राइवर 2 किया, उसमें 2nd लीड में थे। उसके बाद हम किए तोहरे में बसेला परान, उसमें 1st लीड पे थे। उसके बाद जितनी भी फिल्में की सब 1st लीड। आपका करियर चल निकला। आपका अभी जो आप राजनीति कर रहे हैं उस पर मैं आऊँगा। अब जब गाने की बात छिड़ी तो मैं इस पर सवाल पूछते हुए बढ़ता हूँ। जाए चंदा इतना बढ़िया हिट गाना था, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, तो रितेश पांडे को क्या ज़रूरत पड़ी कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे गाने की, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चपक के लेता हूँ, ये सब गाना गाने की ज़रूरत क्या थी? देखिए क्या होता है ना कि जाए चंदा चल पड़ा, जाए चंदा चला, लोगों ने आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे गाने गाए, जैसे अरे ये तौफीक पहला इसका ब्रेकअप हुआ था तो इसी गाने पे रो रहा था, जाए चंदा ले आवा खबरिया पे। ये अलग, इधर के लोगों का अलग सैड सॉन्ग है। ये सैयारा मुँह वाले गाने पे नहीं रोते हैं, जाए चंदा पे रोते हैं।
लेकिन देखिए अब क्या ये है, शर्मा रहा है कि अब्बू देखेंगे तो इसको बहुत डांटेंगे। जाए चंदा को लोगों ने बहुत पसंद किया, अभी भी करते हैं लोग। तो जो मनोरंजन है ना, मनोरंजन उसमें वेरिएशन चाहिए होता है एक तो। और मुझे लौंडिया लंदन से लाएंगे गाने पे मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि वो मनोरंजन के लिए बनाया गया गाना है। एक कंटेंट आया जिसको उसको सही सही उतारना है, और लोग पसंद किए तभी तो 650 मिलियन व्यूज हैं उसके। 650 मिलियन? उसके ज़्यादा से 665 मिलियन है मेरे ख्याल से, 665 मिलियन अभी व्यूज हैं उसके। बाप रे। उसको लोग पसंद किए। मनोरंजन को लोग, अब जिसको जो पसंद है, तो उसमें कोई अश्लीलता वाली भी बात नहीं है। अब जो लौंडिया वाली, अगर लौंडिया पे कोई वर्ड पे, शब्द पे कोई अगर उंगली उठाए, तो ये हमारी बोलचाल की भाषा है। उधर अगर उत्तर में जाएंगे तो ये बोलचाल की भाषा है। कहो भैया तोरे क लौंडे हैं, तोरे क लौंडिया हैं, ये बोलचाल की भाषा है। तो और ये इस, भाषा अच्छी तो मानी नहीं जाती। अब देखिए भाषा को लोग किस तरीके से लेते हैं। जैसे एक शब्द है चोली, चोली शब्द, चोली के नीचे क्या है, बॉलीवुड के गाने में कोई खराब नहीं लगता, लेकिन भोजपुरी गाने में चोली आ जाएगा तो खराब लगने लगता है। तो ये समझने वाली बात है। एक स्टीरियोटाइप हो गया। एक एक हाँ, एक मानसिकता बन चुकी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो भोजपुरी के गानों पे सवाल उठाते हैं, भोजपुरी में बहुत अच्छे-अच्छे गाने आते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे। लेकिन विडंबना ये है कि वो गाने लोगों के कान तक पहुँचते नहीं। ज्यादातर यही सब गाने पसंद किए जाते यही हैं। पहुँचते हैं, तो एक मानसिकता बन गई है कि भाई ऐसा, और जो चलता है, तो जो लोग हैं तो गाने अक्सर बनाने, भोजपुरी सिंगर्स पे अश्लीलता फैलाने का आरोप लगता है, तो आप लोग पे भी ये आरोप आएगा? बिल्कुल आता ही है, आता ही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो अच्छे गाने, जैसे जो भी हमसे अगर कोई अश्लीलता पे बात करता है, पूछता है, तो उनसे एक सवाल होता है कि आपने पिछली भोजपुरी फ़िल्म कब देखी? नहीं देखी। जब तक देखेंगे, इतनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में आ रही हैं, इतने अच्छे-अच्छे गाने आ रहे हैं समझिए, लेकिन वो लोग देख नहीं रहे हैं। गाना लेकिन चलता है ढोड़ी चोली देवरा, यही सब तो गाना चलता है यहाँ पे ज्यादा। तो जब यही तो विडंबना है। तो अब आप अच्छा गाना लोगों के कानों तक पहुँच नहीं रहा है, जब अच्छा गाना बन रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छा गाना नहीं बन रहा है। बहुत कम मात्रा में अच्छे गाने कानों तक पहुँचते हैं लोगों के, लेकिन ऐसे गाने पहुँच जाते हैं। तो वो एक परसेप्शन बन चुका है। आपको अफसोस होता है कि गाने गाए, या फिर अब लगता है कि हाँ वो था, गा देखिए दिया, अब आगे बढ़ेंगे? क्या है कि अब जैसा समय होता है, अब जब हम करियर स्टार्ट कर रहे थे, तो हम आपको बताया 2-2 एल्बम मेरा फ्लॉप हो गया। तो उस समय गाना चलता था कि समियाना के चोप देव ढूँढिए में घोप। उस समय ये गाना था। तो आज जो स्ट्रगल कर रहा है, अब देखिए आप द न्यूज़ प्रिंस चालू किए हैं, तो आपका लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, चल रहा है। तो जो अगर कोई आपके जैसा बनना चाह रहा होगा, कुछ करना चाह रहा होगा, तो आपके पदचिह्नों पे चलेगा ना कि भैया अभिनव भैया ऐसा कर रहे हैं, तो वैसा ही मैं भी करूँ। तो जब हम लोग प्रयास कर रहे थे कुछ करने का इंडस्ट्री में, तो उस समय वही चल रहा था तो समियाना। मार्केट को आप तो पकड़ने के भाई लिए। अब तो वही चल रहा है, तो जो लड़का स्ट्रगल कर रहा है, उस समय ऐसा नहीं था कि मेरा इतना नाम हो चुका था, रितेश पांडे एक स्ट्रगलर ये था। बात नहीं पता चली कि आप जो है खुद जा करके दुकानों में देते थे कि अपना गाना मोबाइल में भर दे आदमी, मतलब ये बिल्कुल, कम अलग से कम लेवल का। अपना पोस्टर में कम से कम 5,000 अपने हाथों से मारा हूँ। और हमारी टीम ऐसे ही चलती थी, जो वो स्टिकर जो इसमें गोंद होता है, वो वाला तो छपवाने के पैसे नहीं थे। तो हम लोग ले ही बनवाते थे बाल्टी भर का वो आटा वाला, और ऐसा वाला सस्ता वाला पोस्टर छपवाते थे। और उसमें मेरा काम था, मैं बैठ के पीछे ले ही लगाता था, और हमारे साथ के लड़के जो थे, वो जा और जाके आप पोस्टर कौन आपका चिपकाते पोस्टर चिपका रहा है? अब तो आप नेता बन गए, प्रत्याशी भी हैं करगर विधानसभा से, बस्ता छाप जनसुराज। थे। हाँ, तो अब तो सारे लोग जो लोग गांव के हमारे साथ उस समय थे, वो सारे लोग हैं, पूरा गांव है, पूरा विधानसभा है। चलिए अब राजनीति वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्या ये बात सत्य है कि रितेश पांडे बीजेपी से टिकट चाहते थे, नहीं मिला तब जनसुराज में आए? नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि मैं वहाँ से टिकट नहीं मिला, वहाँ से हमें नहीं हुआ। लेकिन जैसा क्या है कि हम देख रहे थे, जैसे हमें सेवा के क्षेत्र में आना था, राजनीति में आना था। तो जैसा कि अगर किसी को कोई कैमरा खरीदना है,
तो वो 2 दुकान 3 दुकान देखेगा कि भाई कहाँ चीप एंड बेस्ट हमें मिल रहा है। तो वैसे ही मैंने देखा, भाई हमने बीजेपी को भी देखा, हमने बीजेपी में हम कभी नहीं रहे हैं, ज्वाइन नहीं किए? बिल्कुल नहीं, कभी सदस्यता हमारी नहीं रही है। हमने देखा, लेकिन जब हमने देखा कि जन सुराज एक ऐसा मुहिम लेकर चल रहा है, जो इस बिहार को इस बदहाली से निकालने की बात कर रहा है। लोग भले कह लें, बड़ी-बड़ी डींगे हाँक लें कि विकास तेज रफ्तार, लेकिन गाँव में जाने पर बिहार में बदहाली दिखती है। लोग इतने गरीब हैं, इतना भ्रष्टाचार है। हम कल एक गाँव में गए थे, शायद कौआ खुच गाँव का नाम था, हमारे विधानसभा में। उस गाँव में एक महिला नीडी थी, उसको वो ज़रूरतमंद थी, उसको ज़रूरत है, लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि 4,000 रुपया लोग मांग रहे हैं राशन कार्ड बनाने के लिए। हमने वो वीडियो अपने इंस्टा पे पोस्ट भी किया है। उसके पास 4,000 रुपया नहीं है, इसलिए उसका राशन कार्ड नहीं बना। वो उसका घर एक मिट्टी का एक बस 4 दीवारी था, अंदर में मतलब समझिए इतनी ये सब दयनीय मैं स्थिति। रितेश जी, मैं घूम रहा हूँ बिहार और मैं देख रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है उससे ज़्यादा हकीकत में है कई जगहों पर। बहुत ज़्यादा। बहुत लोग अच्छे भी हैं, समृद्ध भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई मुसहर, हम रिलीज़ कर रहे हैं। हमने देखा कि बहुत हाशिए पे समाज है। सवाल ये है कि जब सालों से ये लोग नहीं बदल पाए, तो आप ऐसा आके क्या जादू कर देंगे? आपकी पार्टी क्या जादू कर देगी? अब देखिए, अगर किसी समस्या को ये मान लिया जाए कि ये समस्या है और ख़त्म नहीं होगी, तो वो ख़त्म नहीं होगा। अगर कोई समस्या है, तो उसमें सकारात्मक रूप से अगर कार्य किया जाए, उसको प्रयास से ही तो सब कुछ संभव है। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे, आज जितनी भी चीज़ें हैं, सब प्रयास से ही तो हुई हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक रूप से प्रयास कर रहे हैं कि बदला जाए, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। और भैया मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग एक ना एक दिन कामयाब होंगे। देखिए, मैं पहले भी मिल चुका हूँ, एक बार हमारी मुलाकात कुंभ के दौरान हुई थी। तब भी आप जो है, मुझे ऐसा आपसे बातचीत से लग रहा था कि आप राजनीति में आने के इच्छुक हैं। ये भोजपुरी कलाकार राजनीति में मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है क्या? क्योंकि आपके बाकी साथी भी हैं और अलग-अलग पार्टियों के माध्यम से जनसेवा करना चाहते हैं, तो उनकी जनसेवा और आपकी जनसेवा में क्या फ़र्क है? सब लोग दावा करते हैं, आप भी करेंगे, वो भी करेंगे। मेरी जनसेवा और उनकी जनसेवा में ये अंतर है कि मैं अभी तक 150 गाँव दरवाजे-दरवाजे घूम चुका हूँ। कोई भी सेलिब्रिटी जो चुनाव लड़ा होगा उससे पूछिएगा कि क्या तुम 150, अभी मेरा टारगेट है कि 200 गाँव में और जाना है दरवाजे एकदम डोर टू डोर। ऐसा कोई नहीं किया होगा। मैं भी तो सबको देख रहा हूँ, मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि नियत, किस नियत से आदमी राजनीति में आए। मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं राजनीति में जो मैं पहले जितना कमाता था उतना नहीं कमा पाऊँगा। मगर मुझे ये करना है, मुझे ये मेरा ये पैशन है। मुझे ये मुझे मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा के, प्रॉपर्टी बना के, बिल्डिंग्स खड़ा करके मुझे नहीं मरना है। मरना तो सबको है एक ना एक दिन। हमें कुछ करके मरना है। हमारा एक ही स्वार्थ है कि जब मैं मर जाऊँ तो लोग बस बोलें कि यार कुछ तो ये कुछ किया है, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। अगर मरने के बाद भी लोग हमारा नाम लें तो यही हमारा स्वार्थ है। आपके एक पुराने साथी हैं, पवन सिंह। वो पिछला चुनाव लड़े, काराकाट से चुनाव हार गए, लेकिन टफ फाइट दी और बीजेपी को उन्होंने वहाँ हरवा दिया। अब वो बीजेपी में चले गए हैं और हो सकता है स्टार प्रचारक बन के आप ही के खिलाफ प्रचार करने आए, तो तब क्या स्थिति होगी? एक टसल देखने को मिलेगा रितेश पांडे और पवन सिंह का? कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो चुनाव लड़े थे तो मैं उनका जाके प्रचार किया था। अगर वो किसी पार्टी की विचारधारा में हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो उस विचारधारा में है, क्योंकि वो उस विचारधारा में होते तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। निर्दलीय जब वो क्योंकि चुनाव लड़ना, देखिए, ये लोगों की पहचान होती है कि जब आप चुनाव लड़ेंगे ना, तो लोग 10 साल 20 साल पहले की बात गड़े मुर्दे उखाड़ के आपके सामने लेके आएंगे। बिल्कुल लेकर आएंगे, हाँ। आपके लिए भी लेकर आएंगे, आपके चुनाव में भी आएंगे। उनके चुनाव में आया था ना, बंगलिनिया गाना उन्होंने गाया था, उनका टिकट कटा, फिर टिकट अनाउंस होकर के कट गया था, फिर वो आके निर्दलीय लड़े। बिल्कुल, मेरे में भी आएगा, मैं मानता हूँ, उसके लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा था कि जब आप चुनाव लड़ें तो लोगों की, जब दुख की घड़ी होती है, जब समय खराब होता है, और जब चुनाव लड़े तो लोगों की पहचान होती है। जी। तो जब वो चुनाव लड़े थे तो हम लोग गए थे
भोजपुरी के सारे लोग उनका प्रचार करने के लिए, बीजेपी से कोई नहीं आया था उनका जी। प्रचार करने के लिए उस समय। तो हम लोग साथ में खड़े रहे हैं उनके, अगर वो आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आए प्रचार करें, कोई मैंने दिक्कत कई नहीं। मौकों पे देखा आप उनको बड़े भाई जैसा कहते हैं, बिल्कुल बड़े भाई हैं हमारे, हमने उनको देख के सुन के गाना सीखा है। और बड़े भाई आपके खिलाफ प्रचार करेंगे तो फिर आप। कोई दिक्कत नहीं। पवन सिंह की पत्नी को लेकर के भी विवाद हुआ, हाल फिलहाल में चल रहा था, और वो जो है प्रशांत किशोर जी से मिलने भी गई, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपके चैनल से मिलने गई, क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं। क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद पे? सोचते ये हैं कि घर की समस्या है, मिल बांट के सुलझा लेना चाहिए। और आदरणीय प्रशांत जी से मिलने की जहाँ तक बात रही, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक बहन के तौर पे वो भाई से अपने मिलने गई। तो जब जो भाई पूरे बिहार का जिम्मा लेके चल रहा है, बिहार को सुधारने का, बदहाली से निकालने का, वहाँ पे एक बहन गई मिलने के लिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो बहन को चुनाव भी लड़वाएंगे? ये तो भविष्य के गर्त में, लेकिन उस जो मैंने भी इंटरव्यू सुना उसमें चुनाव वाली कोई बात नहीं हुई। वो जो काराकाट लोकसभा से पवन सिंह ने चुनाव लड़ा, वो तो इसी इलाके में पड़ती है, पास में ही आपके है। काराकाट से वो बिल्कुल ऐसी चर्चा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं, या फिर जनसुराज के लिए भी चर्चा हुई जब मिलकर आई। हो सकता है। आपकी बातचीत होती है? नहीं, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं। पवन सिंह से बातचीत हुई आपकी इधर बीच? नहीं। आखिरी बार कब बात हुई थी? हो गया होगा 1 महीना। बीजेपी में जाने के बाद नहीं हुई? नहीं। आगे होगी? बिल्कुल होगी। और आपके एक और दोस्त हैं खेसारी लाल यादव, उनकी पत्नी की चर्चा है आरजेडी से लड़। मैंने भी सुना, बधाई उनको। सारे इंडस्ट्री के लोग, रवि किशन सांसद हो गए, निरहुआ सांसद हो गए, खैर अभी तो नहीं है, मनोज तिवारी सांसद हो गए, तो सबका रास्ता राजनीति की तरफ है। अंतर देखिए कि जो भी हमारे राजनीति में आए हैं आपसे पहले, एस्टेब्लिश्ड जगह से आए हैं। मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है, हमें संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष करके आज तक यहाँ पे आए हैं और आगे भी संघर्ष करके ही जाएंगे। और संघर्ष का रास्ता इसलिए चुना है कि हमारे नियत में ये है कि बिहार को इस बदहाली से दूर करना है। जो लोग कहते हैं कि बिहार बदहाली में नहीं है, उनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा बिहार आज से 35 साल भी सबसे गरीब 35 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था? क्या आज भी नहीं है? क्या हमारा बिहार आज से 35 साल 40 साल पहले भी शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई लिखाई साक्षरता दर में सबसे नीचे नहीं था? क्या आज भी नहीं है? क्या हमारे बिहार के युवा पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसी स्टेट से पलायन करते हैं रोजी रोजगार नौकरी मजदूरी करने के लिए, तो वो बिहार से? और बिहार जब बाहर जाते हैं बिहार से, तो वो भी सम्मान से अपना नौकरी नहीं कर पाते हैं। बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए। तो ये दुर्दशा है, इतनी गरीबी है। आप गाँव में चले जाएंगे, इतना भ्रष्टाचार दिखता है ना, नाली गली ढलवा तो दिया गया है, भले जहाँ पे 5 एक का मसाला लगना चाहिए था वहाँ 15 एक का मसाला लगा है, लेकिन वो भी सही से नहीं हुआ है, जहाँ तहाँ करके छोड़ दिया गया है। नाली का पानी भैया गलियों में इकट्ठा हुआ रहता है, कितने जर्म्स होते हैं उसमें, कितने कीटाणु होते हैं उसमें। वो बच्चों के पैरों के माध्यम से या सबके पैरों के माध्यम से घर में जाते हैं, तो किसी न किसी तरीके से बॉडी में जाते हैं, तबीयत खराब, असाध्य रोग होते हैं। और अगर किसी को असाध्य रोग हो जाए तो अगल बगल कोई चिकित्सा की भी व्यवस्था नहीं है, या तो सीधे पटना एम्स में लेके जाना होता है, या तो सीधे बनारस लेके भागना होता है। और लोग कहते हैं बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि विकास हो गया। एक बात बताइए, तो आप प्रशांत किशोर जी के संपर्क में कब आए? हम 2022 में उनसे सबसे पहली मुलाकात हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर करघर सीट से चुनाव लड़ेंगे, उनकी होम सीट है, वो खुद न लड़के आपको टिकट देते हैं, क्या बातचीत हुई थी? कोई बातचीत नहीं हुई थी, वो लड़ते तो ये करघर के लोगों का सौभाग्य होता अगर वो लड़ते, लेकिन अगर उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है तो बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो लोगों ने कहा कि चुनाव नहीं लड़के, चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया, वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। कौन चुनाव लड़ता है? नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते हैं। वो तो भाई उनको तो पूरा बिहार देखना है ना। अगर आदरणीय प्रशांत जी एक सीट पे बच के रह जाएंगे तो पूरे बिहार को कैसे देखेंगे?
ये एक रणनीति है आपकी पार्टी की? मुझे लगता है, मुझे नहीं पता पार्टी की रणनीति है कि नहीं। मेरी जो बुद्धि, जो समझ है, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि उन्हें एक सीट पे बंद के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मूवमेंट, जो ये बदलाव की बयार खड़ा की है, तो वो पूरे बिहार में उनकी ज़रूरत है। एक सीट पे उन्हें बंधना नहीं चाहिए। तो सोशल मीडिया पे तो आप लोगों ने बज़ क्रिएट कर दिया है। सोशल मीडिया पे आपकी चर्चा है, जनसुराज की चर्चा है, प्रशांत किशोर की चर्चा है और लोग जानना चाहते हैं क्या है। आप लोग को ज़मीन पे कुछ बदलाव होता दिख रहा है? बिल्कुल बदलाव होता दिख रहा है। आदरणीय प्रशांत जी की सभाओं में देखिए, इतनी भीड़, और लोग, ऐसा नहीं है कि बस भीड़ ऐसे आ गई देखने के लिए, लोग पिन ड्रॉप साइलेंट होकर सुनते हैं उनकी बातों को, और जो वो बात कहते हैं, उनके विरोधी भी, हमारे जो पार्टी के विरोधी, जो विचारों के आधार पे विरोधी हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई बात तो सही कह रहा है। कौन कौन माँ चाहती है भैया कि उसका बेटा पलायन करके किसी दूसरे राज्य में चला जाए? कौन स्त्री चाहती है कि उसका पति जो है अपने बच्चों को, बीवी को छोड़ के 6-6 महीना, साल-साल भर के लिए बाहर रहे? अरे! जीवन साथी कहा जाता है पत्नी को। बात तो आप लोग, जे आप हों चाहे प्रशांत किशोर हो, कहना तो आसान है कि हम पलायन रोक देंगे। कोई रूट प्लान है आप लोगों का, बिल्कुल रोड है, मैप है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, कहिए तो मैं बताऊँ? बिल्कुल बताइए। प्रशांत जी की यही ख़ासियत है कि वो सिर्फ़ कहते नहीं हैं, वो उसका रूट प्लान भी देते हैं। अगर उसका एक उदाहरण हम आपको बताएँ, पलायन वाले का रूट प्लान मैं भी बताऊँगा। मैं उसका उदाहरण एक बताऊँ, तो एक हमारे बिहार के सम्मानीय नेता हैं, उनसे जब पूछा गया कि बिहार भाई, आपने भी जौइनिया वाला कवर किया था, जी। मैंने देखा, बहुत अच्छा। बाढ़ में, हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाता है बिहार, लोग बहुत बदहाली में जीते हैं। तो ये क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा, इट्स एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ये अंतर्राष्ट्रीय। तेजस्वी यादव की बात करें, आप नाम नहीं लेते बिल्कुल, उनका? बिल्कुल उन्हीं का हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। दैट्स मीन कि वो बोल रहे थे कि भाई इसका कोई निदान नहीं। लेकिन यही बात जब प्रशांत किशोर जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, जैसे नॉर्थ बिहार में बाढ़ आता है, मिडिल बिहार में पानी का जल जमाव होता है, और साउथ बिहार में जो है वो थोड़ा-सा पानी की कमी होती है उधर। तो एक प्रोजेक्ट, एक कैनाल के माध्यम से अगर हम लोग जोड़ें, तो जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, वहाँ से पहुँचाया जा सकता है। चाइना में भी ये 300 साल पहले ये हो चुका है। तो जब ये हो चुका है, तो बिहार में भी हो सकता है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उनके पास रूट प्लान होता है। अब आगे पलायन वाले जो रोज़ी-रोज़गार देने की, जो वो कह रहे हैं कि ये दिवाली अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है, तो ये दिवाली, छठ के बाद हमारे घर के लड़कों को बाहर कमाने नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें हम यहाँ रोज़ी-रोज़गार देंगे। कैसे देंगे? कि हमारे बिहार से श्रम का पलायन तो होता ही है। लोग कमाने जाते हैं, मज़दूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं बाहर। ये तो पलायन हो गया। श्रम का पलायन के साथ-साथ हमारे बिहार से बुद्धि का भी पलायन है। भाई, गरीब मज़दूर आदमी मज़दूरी करने गया, जब उसका थक गया शरीर, तो वो वापस आ भी जाता है। लेकिन जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है कि उधर ही जॉब पा लेते हैं और उधर ही बस जाते हैं, वो वापस आते भी नहीं हैं। तो आप समझिए, यहाँ पे हमारे तरफ, चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, ये बुद्धि से ही बनी हैं। तो जब हमारे बिहार का बुद्धि ही जा रहा है बिहार से बाहर, तो हमारा तो सब कुछ जा रहा है। उसके साथ-साथ, और बुद्धि जा रहा है उस भूमि से, सोचिए कि ये ज्ञान की भूमि है। यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान राम यहाँ बक्सर में आके शिक्षा-दीक्षा प्राप्त किए। ये पौराणिक काल हो गया। अगर थोड़े साल पहले की, 100-200 साल पहले की अगर बात कहें, तो जो देश के 3 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, उसमें से 2, विक्रमशिला और नालंदा, बिहार में थे। बिहार में इस ज्ञान की भूमि से लोग ज्ञान पाने के लिए पलायित हो रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। 2 पलायन हो गए, और तीसरा पलायन हमारे बिहार से है पूँजी का। आदरणीय प्रशांत जी बात ये करते हैं सीडी रेशियो की, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की, कि जिस स्टेट के लोग बैंकों में जो पैसे जमा करते हैं, उस पैसे का एक निश्चित अनुपात में ऋण के तौर पर वहीं के लोगों को मिलना चाहिए, कामकाज करने के लिए, रोज़ी-रोज़गार करने के लिए। अन्य राज्यों में ये रेशियो है 70%, 75%, 80%। लेकिन हमारे बिहार में, बिहार जैसे गरीब राज्य में, ये रेशियो 40% का है। आप समझिए कि हम बिहारी लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं, तो हमें 40 रुपया मिल रहा है।
बिहार जैसे गरीब राज्य का 60 रुपया किसी अन्य राज्य में जा रहा है, अन्य उद्योग में जा रहा है, तो सबसे पहले हम उस पूंजी के पलायन को रोकेंगे, उसके बाद बुद्धि और श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। आज आपने नामांकन कर दिया, जी, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अब ये बता दीजिए आपकी लड़ाई किससे लग रही है? जो स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से फिलहाल जो है मिश्रा जी, उनसे है, या फिर जेडीयू से जो बशीर जी लड़ते हैं उनसे है, या बसपा से जो लड़ेंगे उनसे है? किससे लड़ाई होगी? हमारी लड़ाई इन लोगों में किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं। हमारी लड़ाई बिहार की बदहाली से है, हमारी लड़ाई पलायन से है, हमारी लड़ाई असाक्षरता से है। जो आप बिहार के किसी भी लोग से पूछ लेंगे ना कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कैसी स्थिति है शिक्षा की, सब लोग बता देंगे। हमारी लड़ाई उससे है। हम हर प्रखंड स्तर पे 5 नेतरहाट स्तर के विद्यालय खोलना चाहते हैं। भाई एक प्रखंड में कम से कम 20 पंचायत होते हैं, 15 से 20 पंचायत होते हैं। तो हर गांव में तो वैसे जो मॉडल स्कूल हम लोग खोलना चाहते हैं वैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक प्रखंड में हम लोग 5 वैसे मॉडल स्कूल खोलना चाहते हैं जो नेतरहाट स्तर के हों। बसेस की सुविधा देंगे हम लोग, जहाँ तक बसेस गाँव में जा सकती हैं वहाँ जाएंगी, बच्चों को लेके आएंगी और फिर छोड़ेंगी। और हम ये कह रहे हैं कि जब तक से हम ये विद्यालय बना नहीं लेते तब तक से हम ये पूरे बिहार में जो नीडी लोग हैं उनके लिए सुविधा ये करेंगे कि आप अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में कराइए, उसका खर्चा, उसका फीस सरकार वहन करेगी। तो हम बेस पे, नींव पे काम करना चाहते हैं। अगर किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा अच्छी मिल गई तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। बिहारियों में इतना दम होता है। लेकिन जो जिनसे आपकी लड़ाई होगी वो तो आपसे कहेंगे ना, या वो तो आरोप लगाएंगे ना कि लौंडिया लंदन से लाने की बात करने वाले रितेश पांडे आज किस मुंह से स्कूल और बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं? जिस मुंह से, जिस तरीके से तुलसीदास जी पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए मुर्दे को नाव बना के चले गए, सांप पकड़ के चढ़ लिए, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। जिस प्रकार से उन्होंने किया, अब सेवा के क्षेत्र में आए हैं तो हम लोग भी करेंगे। आपको लगता है कि आप कुछ बदल पाएंगे? बिल्कुल, मैं उसी लिए आया हूँ। एक बात और है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि आप लोगों ने अगर प्रशांत किशोर का जो एंथम सॉन्ग सुना है जनसुराज पार्टी का, वो भी रितेश जी ने गाए हैं, 2 गाने गाए हैं ना? एंथम क्या है, वो बहुत सारे लोगों ने जनसुराज के लिए गाना गाया है, राकेश मिश्रा जी ने भी गाया है, वो भी बहुत चलता है। लेकिन ये आवे वाला जनसुराज बड़ुए अभी युवाओं को कैसे, क्या है वो गाना? गला तो लगा है लेकिन प्रयास करते हैं। कि जन जन के आवाज बड़ुए, आवे वाला जनसुराज बड़ुए, कि हर घर के आवाज बड़ुए, आवे वाला जनसुराज बड़ुए। हो अब बिहार में सुधार होई हो, सबके रोजी रोजगार होई हो, सारा युवा के आवाज बड़ुए, आवे वाला जनसुराज बड़ुए। ये आपने गाया जी। और एक दूसरा गाना है रोजी रोजगार हाँ, करके, वो कौन सा है? वो ऐसे कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। चलिए, ये रितेश पांडे जी गाते तो अच्छा है ही, इनके गाने तो बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लड़ें, लोगों के बीच जाएं, लोगों की बात सुने, और अगर आप जीतते हैं तो उन जो वादे किए उस पर अमल करें, यही कामना हम करते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज़ पिंच को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने लोगों तक पहुंचाते रहिए। शुक्रिया।